यह बात साल 1967 की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरिद्वार दौरे पर गए हुए थे। 2 दिन उनको रहना था, इसीलिए गंगा के किनारे बने सर्किट हाउस में रुक जाते हैं। अब इसी बीच में रेजिडेंट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। खाना जैसे ही वहां पहुंचता है मुख्यमंत्री के पास, तो मुख्यमंत्री खाना देखने के बाद मना कर देते हैं। कहते हैं कि मेरा व्रत है, इसीलिए मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। खाना तो वापस चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद दूध, फल और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाती है। पूछा जाता है कि ये क्या है। वो कहते हैं कि साहब, ये व्रत का पूरा सामान है, आप इसे खा सकते हो। मुख्यमंत्री ने उस व्रत के सामान को खाया। बाकी उनकी टीम के जो हिस्से थे, बाकी जो लोग थे, उन्होंने भी उस व्रत के सामान को खाया और खाने के बाद वह अपने दौरे पर निकल जाते। इसी तरह से 2 दिन का उनका टूर होता है और 2 दिन के बाद जब वो यहाँ से जा रहे थे तो हरिद्वार की एक ट्रेन में बैठ जाते और ट्रेन में बैठने के बाद तभी किसी को आदेश करते हैं कि अपने निजी सचिव को कि जो रेजिडेंट मजिस्ट्रेट हैं जिनका नाम चंद्रशेखर द्विवेदी, उनको बुलाए जरा। जैसे ही ये बात पहुंच जाती है उनके बाद फिर चंद्रशेखर द्विवेदी वहां पर पहुंच जाते और मुख्यमंत्री अपनी जेब में से यानी कि कुर्ते की जेब में से एक चेक निकालते। चेक निकालने के बाद दे देते उनके हाथ में और उस चेक पर लिखा होता है 6 रुपये 25 पैसे, यानी कि जो उन्हें व्रत में सामान दिया गया था, उनका खाने पीने का जो बिल था वो 6 रुपये 25 पैसे का था। तो भी हाथ जोड़ते हुए रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि साहब, ऐसा आप क्यों करे हो। तभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो भी कुछ ऐसा खर्चा होता है मैं अपना खर्चा स्वयं उठाता हूँ, मैं कोई ऐसा किसी के सहारा नहीं लेता हूँ। जब इस तरह की बात की, उस रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ने यह किस्सा, यह कहानी एक किताब में बयां की थी और उन्होंने कहा कि उस चेक को उन्होंने कभी भी नहीं बनाया और वह चेक हमेशा उनके साथ रहा। तो आज की जो सच्ची कहानी है ऐसे ही मुख्यमंत्री की है, ऐसे ही आगे चलकर वो प्रधानमंत्री बनते हैं कि जिनकी वजह से पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। आज की जो सच्ची घटना है आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला इटावा का, एक थाना लगता है उसहारा। दरअसल अगस्त का वह महीना था, साल 1979 की बात है। शाम के लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक किसान जो धोती कुर्ता पहना हुआ था, किसान आता है और आने के बाद संतरी से पूछता है कि भैया, थानेदार साहब से बात करनी है, उनसे मुलाकात करनी। जैसे ही किसान ने पूछा, संतरी ने कहा कि थानेदार साहब तो राउंड पर गए हुए हैं, बताइए क्या बात है। वह कहते हैं कि साहब, मेरे जेब काट ली गई है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। जैसे ही संतरी ने यह बात सुनी, उसने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर लो। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, लेकिन थानेदार साहब नहीं आता है। तभी नज़र पड़ जाती है थाने का सेकंड अफसर होता है यानी कि दरोगा, उसकी नज़र पड़ जाती है। पूछते हैं कि यह बुजुर्ग आदमी यहाँ पर क्यों आया है। लगभग 75 साल के आसपास की उनकी उम्र हुई थी और जैसे ही यह बताया जाता है कि इनकी किसी ने जेब काट ली है और इसीलिए ये परेशान है, थानेदार साहब का इंतजार करें। तो दरोगा ने कहा कि इन्हें मेरे पास भेज दो। दरोगा ने उसको इर्द गिर्द और भी कई ऐसे सिपाही, हैंड कांस्टेबल वगैरह खड़े हुए थे। तभी वह किसान उन्हें देख रहा था। वह हंस रहे थे, ठहाके लगाकर हंस रहे थे। ऐसी बातचीत कर रहे थे कि किसान ने पूछा गया कि बाबा क्या बात है, कैसे परेशान हो रहे हो। वो कहते हैं कि साहब, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और यहाँ आया हुआ था बैल खरीदने के लिए। मुझे किसी ने बताया कि इस इलाके में बैल बहुत अच्छे मिलते हैं, इसीलिए बैल खरीदने आया था, लेकिन मेरी किसी ने जेब काट ली है। जैसे ही दरोगा ने यह बात सुनी, दरोगा ने उस किसान को डांटना डपटना शुरू कर दिया। कहा, जेब कटी है, किस तरह की बातें कर रहे हो या कोई जेब नहीं कटी है। इस तरह की बातें करने के बाद किसान को डराया गया, धमकाया गया। किसान बिल्कुल शांत हो जाता है, कहता है कि साहब, रिपोर्ट लिख दीजिए, मैं अपने घर जाकर क्या जवाब दूंगा। मेरे घर वालों को जब पता चलेगा कि मेरी जेब कट गई है, कम से कम यहाँ से कुछ कागज लेकर जाऊंगा तो घर वाले शांत हो जाएंगे। किसान को डांटा जाता है, फटकारा जाता है और किसान जाकर वहां से हटता है और हटने के बाद दीवार के सहारे बैठ जाता है। किसान इंतजार कर रहा था कि थानेदार आएगा और थानेदार से आने के बाद पूरी कहानी वो बयां करेगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिख दी जाएगी, तो कम से कम तसल्ली से वह घर चला जाएगा। कुछ देर बीत जाती है, उसके बाद थानेदार भी राउंड लेकर
जब वापस आता है तो यह उसारा थाने की बात है। थानेदार साहब आते हैं, थानेदार की नज़र उस किसान पर पड़ जाती है। दरअसल किसान ने धोती कुर्ता पहने हुए थे और थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी है और मैले कुचले कपड़े थे। उसके बाद थानेदार के बारे में पूछा जाता है कि यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है, और वैसे भी शाम के लगभग 7 बजे के आसपास का वो वक्त चला था। यह बताया जाता है कि साहब ये किसान मेरठ का रहने वाला बताता है, इसकी जेब काट दी गई है, खामखा परेशान करा है। तो थानेदार ने उसको समझाया और समझाने के बाद अब की बार जो अंदाजा था थानेदार का वह दरोगा से कहीं ज़्यादा ऊंचा था, और थानेदार ने डांटा, फटकारा और फटकारने के बाद कहा कि बाबा अपने घर जाओ, परेशान हो रहे हो, वैसे भी तुम झूठ बोल रहे हो। मेरठ से वो भी पैदल चलकर यहाँ इटावा में कोई इस तरह से बैल खरीदने के लिए आएगा? इतने तुम्हारे पास पैसे कितने थे? उन्होंने कहा कि मेरे पास कई 100 रुपए थे। उस दौर की बात है, कई 100 की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। तभी तो कहते हैं कि आप जाओ अपना आराम करो। अब किसान को डांट फटकार कर वहां से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन पीछे से एक सिपाही किसान के पास पहुंचता है कि बाबा तुम इतनी देर में, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इतनी देर से तुम बहुत परेशान हो, रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हो, मेरठ के वैसे रहने वाले हो, यहाँ के लोग सुनेंगे नहीं, मुझे आपको देखकर थोड़ा तरस आ रहा है। अगर आपको कोई एतराज ना हो, क्यों ना मैं आपकी रिपोर्ट लिखवाने में मदद कर दूं। किसान ने कहा कि अगर भैया ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अगर रिपोर्ट लिखवाने में मदद हो जाए। पैसों के बारे में पूछा गया, पैसों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, इसीलिए सिपाही ने कहा कि अगर तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है तो 100 रुपये लगेंगे। किसान ने कहा 100 रुपये लगेंगे, मेरी तो पहले से ही जेब कटी पड़ी हुई है। आप एक काम करो, मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, और रिपोर्ट लिखनी है तो लिखो, वरना रहने दो या मत लिखो। कुल मिलाकर दोनों के बीच में बातचीत का जो संवाद शुरू हो जाता है और बात 35 रुपये पर आकर थम जाती है। सिपाही कहता है कि आप 35 रुपये खर्च कर दीजिएगा और मैं आपकी रिपोर्ट लिखवा दूंगा। वो सीधा जाता है थानेदार के पास सिपाही और जाकर कहता है कि मैंने उस किसान को मना लिया है और साहब वो 35 रुपये की रिश्वत दे देगा। आप उसकी अगर रिपोर्ट लिख लोगे तो कोई दिक्कत, कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, थानेदार सुनता है। उसने कहा कि ठीक है, तुमने अच्छा काम किया है, उस किसान को बुलाओ और मुंशी के पास लेकर जाओ। मुंशी उनकी रिपोर्ट लिखेगा। अधिकारी किसान बोलता गया, मुंशी लिखता गया। जब रिपोर्ट पूरी लिख ली जाती है उसके बाद कहा जाता है कि एक पेड़ जो एक इंक का पेड़ होता है, आपने देखा होगा, उल्टे हाथ से अंगूठे पर जब निशान लगाया जाता है किसी कागज पर, उस पेड़ के उस आगे कर दिया गया। तो किसान ने कहा कि मुझे पेन दे दीजिए, मैं हस्ताक्षर करूंगा। जब बात पेन देने की आती है तो उन्होंने उठा के पेन दे दिया, और जब पेन दे दिया तो उस पेड़ को अपने हाथ में जैसे ही उस सिपाही ने लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पेड़ को भी यही रहने दीजिए, और किसान ने उस पेड़ को अपने हाथ में पकड़ लिया, साथ ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए, और हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद ही अपनी जेब में हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद एक मोहर निकाली, और मोहर निकालने के ही उस कागज पर एकदम ठप्पा लगा दिया। जैसे ही कागज पर ठप्पा लगाया वो देखकर बड़ा आश्चर्य जगा था। उसने कहा कि ये किसान किस तरह के काम कर रहा है, कभी कहता है कि हस्ताक्षर करूंगा, कभी वो इस पर मोहर निकाल कर लगा रहा है। किस तरह की मोहर है? जब उसने उस मोहर को बड़े करीब से, बड़े गौर से देखा तो उस मोहर को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये कैसे सच हो सकता है, उसके थाने में इतना बड़ा आदमी कैसे आ सकता है। दरअसल वो बड़ा आदमी भारत का प्रधानमंत्री था, नाम चौधरी चरण सिंह, और उस मोहर पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। जब मोहर पर लिखा हुआ था, इसके बाद ये बात अब उस मुंशी के पास नहीं थी, बल्कि बात पूरे थाने में फैल जाती है। बात अब थाने में नहीं बल्कि पूरे जिले में फैल जाती है। बात पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, पूरे देश भर में ये बात देखते ही देखते फैल जाती। अब उस थाने की इस तरह की हालत आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री उस थाने के अंदर वह रिपोर्ट लिखवाने के लिए आ गया है, और उसके बाद फिर रिपोर्ट लिखवाने के 35 रुपये की रिश्वत अगर देने वाली बात हो जाए, जाहिर सी बात है हड़कंप मचना तय है। दरअसल वह अपने काफिले को, जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, काफिले था, उस काफिले से कहते हैं कि मुझे एक जरूरी काम है। दरअसल इस इलाके में खासकर
इस थाने से मेरे पास लगातार शिकायतें आती हैं। यह थानेदार यहाँ लगातार रिश्वत मांगता है, इसीलिए मैं अपनी निजी जो सुरक्षा में लगे हुए थे उनके किस तरह से समझाया बुझाया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला भी था। आखिरकार उनके जो निजी सुरक्षा कर्मी थे वो सब मान जाते और वो इधर उधर दाएं बाएं हो जाते और इसके थाने में किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। और जब ये बात उच्च अधिकारियों को पता चलती है तो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। और ये बात उन दोनों बहुत ज्यादा चर्चित रही थी। देश भर में जो भी अखबार छपते थे उन अखबारों में आती थी और उसके बाद फिर देश भर के जो थानेदार थे वह डरने लगे थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अचानक ही किसान की बेस में आए और थाने के बाद पूरे थाने को सस्पेंड ना कर दें। दरअसल उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म होता है। गांव लगता है नूरपुर। पहले ही वह कभी मेरठ जिले में आया करता था, आजकल वह उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में आता है जो कि बाबूगढ़ छावनी के पास लगता है। इन्होंने साल 1929 से आज़ादी की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी थी। 1940 में सत्याग्रह के आंदोलन में कूद जाते हैं और 1952 की ये बात है, कांग्रेस शासन में ये राजस्व मंत्री चुने गए थे और 3 अप्रैल 1967 को मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद हरिद्वार का एक बार दौरा कर रहे थे। दौरा करने के उनका व्रत होता है, जो खाना आता है उस खाने को वो मना कर देते हैं। उसके बाद फिर व्रत का खाना आता है और जब व्रत का इनके पास जो सामान आता है उनको खाते पीते, उसके बाद फिर जब ये हरिद्वार, आजकल उत्तराखंड में, पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता था, जब ये वहां से चलेते हैं तो उस रेजिडेंट मजिस्ट्रेट को वह 6 रुपये 25 पैसे का बिल देते हैं। तुमने जो तुम्हारा व्रत में खर्चा किया तुम पैसे लेकर चले जाओ। यह साल 1979 की बात है। यह वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री की भी इनके पास जिम्मेदारी थी। यह मंत्री भी देश के रहे। साथ ही 28 जुलाई साल 1979 की बात है। 1979 को जब ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, इंदिरा गांधी और कुछ दलों का इन्हें सपोर्ट मिल जाता है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिए जाते हैं। हालांकि ज्यादा दिन तक रहते नहीं है। 14 जनवरी 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और इसी बीच में एक दिन अचानक ही इन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा उसारा थाने में जाकर इन्होंने जब दस्तक दी तो यहाँ दस्तक देने के बाद फिर जो हड़कंप मचा जाता है, 29 मई 1987 की बात है, इनका निधन हो जाता है। इनके बैंक अकाउंट के बारे में एक अखबार में आया था कि इनके बैंक अकाउंट में 470 रुपये थे, जबकि भारत का कोई प्रधानमंत्री बन जाए या फिर मुख्यमंत्री बन जाए या कोई और बड़ी जिम्मेदारी उसके पास अगर हो तो वो कुछ भी कर सकता है, कितने भी पैसे कमा सकता है, लेकिन वह बेहद ईमानदार और किसानों के मसीहा के रूप में उनकी जिंदगी भर पहचान बनी रही। और शायद जब तक यह दुनिया रहेगी, जब तक यह भारत रहेगा, तब तक चौधरी चरण सिंह जी की पहचान बनी रहेगी। यह फरवरी 2024 की बात है और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और देश भर में इस बात का स्वागत भी हुआ था। ऐसा और बताया जाता है कि जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो विधानसभा से एक दिन अपने आवास पर जा रहे थे और वो बहुत थोड़ा सा दूरी पर होता है। उस थोड़ी सी दूरी को तय करने के लिए पूरा काफिला इनके साथ लग जाया करता था। तब इन्होंने कहा कि यह इतनी दूरी के लिए भी गाड़ी की लगाना यह सही नहीं है, इसीलिए विधानसभा से ये सीधा घर के लिए पैदल निकलने लग जाते हैं। जैसे ही पैदल जा रहे होते तो इनके निजी सुरक्षाकर्मी होते हैं, बाकी जो इनके साथ अधिकारी होते हैं वो भी इनके साथ जाने लगते हैं। पहले दिन तो एक बात सामान्य हो जाती है, लेकिन जब अगला दिन निकलता है तो अपने सरकारी आवास से ये विधानसभा के लिए फिर पैदल चलने लगते हैं। तो जो इनके निजी सचिव होते हैं तिलक राम शर्मा, उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब इन्होंने तिलक राम शर्मा ने सोचा कि क्यों ना इनके लिए एक किसी न किसी बहाने किसी न किसी बड़े अधिकारी को गाड़ी लेकर पहले से ही भेज दे और ये कह दे कि साहब विधानसभा की तरफ जा रहा था, आइए मैं आपको विधानसभा तक छोड़ देता हूँ। जब यह बात मुख्यमंत्री रहे थे उस दर की बात है, चौधरी चरण सिंह जी को पता चलती है तो हमने निजी सचिव तिलकराम शर्मा जी को बहुत डांट लगाई। उन्होंने कहा कि आप मेरे बीच में दखल अंदाजी ना करें। एक बार फिर का किस्सा और यह भी है कि इन्हीं के सरकारी आवास पर एक व्यक्ति कोई इनके रिश्तेदार परिवार का ही था, तो वो इनके निजी फोन का इस्तेमाल कर रहा था। तो जो वहां पर लैंडलाइन का फोन लगा हुआ था तो इनकी नजर पड़ जाती।
नजर पड़ने के बाद ये अपने निजी सचिव से कहते हैं कि यहाँ से जितने भी फोन जाते हैं और फोन आते हैं सबका ब्यूरा है उसका रिकॉर्ड रखना है। और जब ये रिकॉर्ड वाली बात कोई निजी सचिव ने कहा कि सर आप ऐसा क्यों करे हो, वो कहते हैं कि इसका जितना बिल होगा वो मैं खुद भरूंगा। तो इसीलिए वो कोई इनके जो सरकारी फायदे ले सकते हैं ये सरकारी फायदे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। और कोशिश रहती थी कि चाहे वो पेट्रोल हो या फिर बाइक की जो चीजें होती है जिनके लिए पैसा मिलता था सरकारी, उसको भी खर्च करते थे, फालतू के पैसे खर्च करते नहीं थे। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के आसान न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।